नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। 8 बजने को है और वक्त तो चला है मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों से आपको रूबरू कराने का। हर खबर का अपडेट आपके सामने रखेंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ करते हैं। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में अब तक 64 श्रद्धालुओं की मौत। केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा 27 मौतें। केदारनाथ में फंसे एमपी के 61 लोगों का किया गया रेस्क्यू। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस का करेंगे शुभारंभ। भोपाल से रीवा के बीच चलेगी ट्रेन। सिंगरौली से भोपाल के लिए हवाई सेवा का भी ऐलान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिल्ली में रेल मंत्री से की मुलाकात। खजुराहो में रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए सौंपा पत्र। ग्वालियर पुलिस ने महिला की हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी थी गोली। 29 जुलाई को चेन स्नैचिंग के दौरान बुजुर्ग को मारी थी गोली। भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद। गैंग बनाकर धारदार हथियार से युवक पर किया हमला। तमंचा लहराते हुए कुछ बदमाशों का वीडियो भी वायरल। तो हेडलाइंस के बाद गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और ग्वालियर से देखते हैं खबर, जहां पर बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई। कंपू थाना क्षेत्र के शीतला माता रोड पर यह मुठभेड़ हुई। बदमाश आकाश यादव ने पुलिस पर गोलियां चलाई, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, फायरिंग की। और बदमाश आकाश यादव को पैर में गोली लगी, यानी कि शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। 29 जुलाई को बदमाश ने दरअसल एक महिला की हत्या कर दी थी। बड़ा हाई प्रोफाइल मामला बन गया था। चेन लूटने के दौरान महिला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा था। 3 युवकों ने गोली मारकर हत्या की थी महिला की। आरोपियों पर 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 8 टीमों का गठन भी किया था। 2 आरोपी अब तक पकड़े गए, जिसमें से एक का कल रात शॉर्ट एनकाउंटर किया गया और एक की तलाश अभी भी जारी है। तो एक तरफ वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, जहां इन्होंने बेखौफ होकर दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया। एक महिला की पहले चेन स्नैचिंग की कोशिश की और जब नाकाम रहे तो उसके बाद गोलियों उस पर फायर कर दिया था। बाद में महिला की मौत हो गई थी और इस मामले में अब पहले एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई। अब एक की कल देर रात शॉर्ट एनकाउंटर के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। उसके पैर में गोली लगी, जिसकी तस्वीर दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं। ये वो आरोपी जिसने इस वारदात को अंजाम दिया था। रेलवे क्रॉसिंग के किनारे इसने मोटरसाइकिल डाल दी। पुलिस ने इसको रोकने के लिए चैलेंज किया तो उसकी तरफ से पुलिस पे फायर हुआ और पुलिस ने उसकी फायरिंग से बचने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस ने फायर किया है। और पुलिस की जो गोली चालन हुआ है उसमें इसको गोली लगी है। तो चैन लूटने के दौरान महिला को दरअसल गोली मार देने का यह पूरा मामला निकल के सामने आया था ग्वालियर में, और जिसमें एक तरफ आपको तस्वीर दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया। और यही वजह है कि इसके बाद स्थानीय लोगों का आक्रोश भी फूट पड़ा था। पुलिस ने 8 टीमों का गठन किया और इस मामले में अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। महेंद्र कुशवाहा हमारे सहयोगी ग्वालियर से जुड़ गए हैं। महेंद्र, बताइए कि ये एनकाउंटर, एक महिला कोई गोली मारकर पहले हत्या कर दी गई थी चेन स्नैचिंग करने की कोशिश में, और इस मामले में 20-20 हजार का इनाम भी घोषित किया था। कल देर रात शॉर्ट एनकाउंटर करके एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया है। क्या अपडेट महेंद्र, बताइए। जी, बता दूं कि 29 जुलाई को जो कि माधोगंज थाना क्षेत्र के पीतमपुर में जो कि अनिता गुप्ता रहती है, वो अपने बेटे जय गुप्ता के साथ वापस अपने घर लौट रही थी। उस दौरान बदमाश ने चैन लूटने के इरादे से, जब उनका चैन लूटने के इरादे से पहुंचा था, यहाँ पर वो उसके बेटे ने जब रोक किया तो उसने गोलियां चलाई थी। इसमें बुजुर्ग महिला जो कि अनिता गुप्ता की गोली से लगने से मौत हुई थी। जिसके बाद लगातार इसने इसी दूरी बदमाशों ने एक लूट की वारदात को अंजाम और दिया था। इस पर पुलिस लगातार गठित करने के बाद इन बदमाशों की धरपकड़ के लिए लगी हुई थी। तभी आज पुलिस को सूचना मिली थी कि ये बदमाश जो कि आकाश यादव सिविल रिंग रोड से कहीं भागने की फिराक में है। तो पुलिस ने 2 टीमें गठित की और दोनों ने उसकी घेराबंदी की। तो घेराबंदी के दौरान सीता माता रोड पर
बदमाश को घेरा था। उसने वो बदमाश ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, पुलिस ने भी उनके जवाब में फायरिंग की और बदमाश के पैर में गोली लगने से वहां घायल हुआ। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल पहुंचाया है। साथ ही बता दूं, उसका एक साथी जो कि शुभम जादौन, पुलिस ने एक दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। और जो तीसरा साथी है मयंक भदौरिया, वो अभी फरार है और सभी पर 20,000 का इनाम घोषित था। पुलिस जो मयंक भदौरिया उसकी तलाश कर रही है। ये कहीं ना कहीं पुलिस की कामयाबी जरूर मिली है, जिससे कहीं ना कहीं तो महेंद्र, जो पूरा घटनाक्रम का सीसीटीवी आया था उसमें बाइक सवार 2 आरोपी नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को नामजद किया है। तो तीसरा आरोपी कौन है? जी बता दूं, जिस तरह से जो वारदात एक बाइक सवार जो वारदात दो बदमाशों ने दिया था, लेकिन जो बदमाश जो वारदात को अंजाम देते थे, जो उनका तीसरा साथी था, वो कुछ ही दूरी पर उसको उतार देते थे, जिससे अगर कोई वारदात के दौरान कोई अगर बातचीत या कोई चूक होती है तो वो तीसरा साथी उनको संभाल ले। लेकिन जो सीसीटीवी तीसरा जो सीसीटीवी और मिला था, जिसमें तीसरा आरोपी बाइक पर बैठते हुए जाते हुए नजर आया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर 3 आरोपी थे, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी अभी भी गिरफ्त से दूर है। पुलिस ने 8 टीमों का गठन किया है। 20-20 हजार का इनाम भी इन पर घोषित किया था। बहुत शुक्रिया महेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका। भोपाल से खबर, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। किस तरह बुलंद हैं, इसकी तस्वीरें आपको हम 2 दिखाते हैं। पहली तस्वीर देखिए, जिसमें बदमाशों ने गैंग बनाकर युवक पर धारदार हथियार से हमला किया। फिलहाल इस घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह पूरा मामला अशोका गार्डन थाना क्षेत्र का है। तो दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो 10 नंबर मार्केट के पास की है, जिसमें एक बदमाश का तमंचा लहराते हुए वीडियो नजर आ रहा है, जो इस वक्त सोशल मीडिया में भी वायरल है। बता दें कि यह बदमाश नशे में है और दहशत फैलाने के लिए इसने ये तमंचा लहराया है। तो राजधानी भोपाल में किस तरह से बदमाश बेखौफ हैं, उसकी ये 2 तस्वीरें, एक बानगी, एक तरफ अशोका गार्डन तो दूसरी तरफ 10 नंबर मार्केट। भोपाल से खबर, जहां पर अस्पताल की फॉल सीलिंग ये गिरने की खबर आ रही है। वाटर कूलर के पास में ये फॉल सीलिंग गिर गई। हादसे में बाल मरीज बचे हैं। इंदिरा गांधी गैस राहत अस्पताल का ये पूरा मामला है। भोपाल में इंदिरा गांधी गैस राहत अस्पताल है, जहां पर फॉल सीलिंग गिरी है। वाटर कूलर यहां पर रखा गया है और उसके ऊपर की फॉल सीलिंग अचानक भरभरा कर गिर पड़ी। राहत की बात यह रही कि उस वक्त कोई मरीज वहां पर मौजूद नहीं था। चलिए बारिश की बात करते हैं। भोपाल में एक लंबे समय से लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है। थोड़ी देर में यहां पर भदभदा डैम के गेट खोलने की तैयारी हो गई है। महापौर मालती राय पूजा अर्चना करने के बाद ये गेट खोलेंगी। भदभदा डैम के पास पुलिस ने इस बीच सख्ती बढ़ा दी है। भोपाल वासियों को लंबे समय से डैम के गेट के खुलने का इंतजार था। बड़े तालाब का वाटर लेवल भी बढ़ गया है। अब तक 71% बारिश हो चुकी है, जिसकी वजह से लगातार डैम में पानी की आवक बढ़ती जा रही है। भदभदा डैम के भरने के बाद अब उसके गेट खोलने की तैयारी है और मालती राय, जो कि भोपाल की मेयर हैं, वो बाकायदा पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद में ये गेट इस डैम के खोले जाएंगे। और उसको लेकर ताकीद भी की गई है, चेतावनी भी दी गई है, चूंकि आगे गेट खोलने के बाद पानी का लेवल काफ़ी बढ़ेगा। तो ऐसे में उस तमाम सरहदी जो इलाके हैं वहाँ पर चेतावनी भी जारी की गई है। दुष्यंत पराशर हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। दुष्यंत, भदभदा डैम के गेट खोलने की तैयारी हो रही है, महापौर बाकायदा पहुंचेंगी और आप इस वक्त हम देख रहे हैं कि इसी डैम पर मौजूद भी हैं। लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आज वो दिन आ गया। जानकारी दीजिए, क्या कुछ स्थितियां वहां पर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल सहित इलाके में तमाम सारी लगातार इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते जिस तरीके के हालात बने हैं, उससे ये कहा जा सकता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके से पानी की जो कमी देखने को मिलती है वो अब यहाँ पर नहीं मिलेगी। वो पानी की भरपाई जो है वो पूरी तरीके से हो गई है। राजधानी भोपाल के भदभदा डैम की बात करें तो ये नज़ारा भदभदा डैम का है और भदभदा डैम को अब से कुछ ही देर बाद खोलने की तैयारी है। देखिए फुल टैंक
टैंक लेवल जो है 1666.80 फीट है। तो ऐसे में पूरा टैंक जो है फुल टैंक हो चुका है भदभदा डैम, और इसको खोलने की तैयारी भी लगातार की जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की महापौर मालती राय इस डैम के गेट जो है वो खोलेंगी, और जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो भी डैम की दूसरी ओर इस डैम के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हर साल जब राजधानी भोपाल या आसपास के इलाकों में बारिश होती है तो कहीं ना कहीं डैम में जो फुल टैंक लेवल जो है जैसे ही होता है उसके बाद से ही डैम खोले जाते हैं। लेकिन जब ये डैम फुल हो जाता है तो कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब का जलस्तर भी बढ़ता है, और उससे कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल की लाइफलाइन जो है लगातार बनी रहती है। इसी के चलते कहीं ना कहीं प्रयास ये किए जा रहे हैं कि भोपाल के बड़े तालाब का पानी जो है वो निचली बस्तियों में न जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भदभदा डैम के जो गेट हैं वो खोले जाएंगे, और इसकी तैयारी अंतिम चरणों में है। हूटर जो है वो बजा दिए गए हैं, अलार्म जो है अलर्ट जो है ग्रामीण और इलाकों के लिए कर दिया गया है, और थोड़ी ही देर बाद महापौर जो मालती राय इस भदभदा डैम के गेट जो है वो खोलेंगी। और जिस तरीके से तो क्या दुष्यंत अभी महापौर वहां पर पहुंच चुकी है? चूंकि जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक हमने ये भी बताई कि बकायदा पूजा अर्चना की जाएगी, और पूजा अर्चना करने के बाद खुद मालती राय जो है वो गेट ओपन करेंगे, और जिसका इंतजार लोग भी कर रहे हैं। तस्वीरों में देख पा भी रहे हैं आपकी, वहां पर अभी छाता लेकर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं नजारे को देखने के लिए। तो क्या कुछ समय कुछ खास है कि कितनी बजे तक होने वाला है, और महापौर क्या पहुंची हुई है? बिल्कुल, देखिए महापौर पहुंच चुकी हैं और पूजन अर्चन जो है शुरू भी हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए तो हम वो नज़ारा भी आपको दिखा देते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। दूसरे इलाके में हम यहाँ से होते हुए जा रहे हैं, और दूसरे इलाके के जो नज़ारे हैं वो भी हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पानी का जो लेवल है वो यहाँ पर बना हुआ है। और जिस तरीके से देखिए पूरा जो तालाब है वो यहाँ पर लबालब भरा हुआ है, और जो जलस्तर है लगातार हो रही बारिश के चलते जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। महापौर जो है वो इस डैम के पास पहुँच चुकी हैं, और पूजन अर्चन जो है वो भी शुरू हो चुका है। तो ऐसे में कुछ ही देर में जब पूजन अर्चन समाप्त होगा और उसके बाद यहाँ पर एक बार और यहाँ के लोगों के लिए अलर्ट के तौर पर अलार्म जो है वो बजाया जाएगा, और उसके बाद इस डैम के गेट जो है वो खोल दिए जाएंगे, ताकि जो तालाब का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके, लोगों को राहत दी जा सके। ठीक है, आप नजर बना के रखिए दुष्यंत, और जैसे ही गेट खोलने की तैयारी होगी तो आपके पास दोबारा आएंगे और ये सीधी तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएंगे। चूंकि भोपाल के साथ साथ प्रदेश के लोगों को भी इंतजार रहता है इस तरह के खास नज़ारों को देखने का, कि जब ये गेट खुलेंगे और उसके बाद पानी यहाँ से निकलेगा। तो फिलहाल नजर बना के रखिए दुष्यंत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दोबारा आपके पास पहुंचेंगे जब गेट ओपन किए जाएंगे। इधर दतिया की बात करते हैं, जहां पर बारिश के चलते बेतवा नदी उफान पर है। माता टीला बांध का जलस्तर बढ़ गया है। बांध के 20 गेटों को 2-2 फीट तक खोला गया है। 55,000 क्यूसेक मीटर पानी इससे छोड़ा जा रहा है। कैचमेंट एरिया में नहीं जाने की अपील इन सबके बीच प्रशासन की तरफ से की गई है। तो माता टीला का ये बड़ा बांध 20 गेटों को 2-2 फीट तक खोला गया, जिसकी वजह से पानी अथाह पानी यहाँ से निकल रहा है, और यही वजह है कि इसके किनारों पर नहीं जाने की हिदायत दी गई है। दतिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, माता टीला ये डैम है, और चूंकि नदी लगातार बेतवा नदी उफान पर है, लेवल उसका बढ़ता जा रहा था, उसके बाद 20 गेट खोल दिए गए हैं। तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का कहर जारी है। लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर विदिशा की है, जहां अहमदपुर चौराहे के पास सती कॉलेज परिसर की सेंट्रल बैंक में पानी भर गया। पानी भरने से कामकाज पूरी तरह ठप हो गया। जहां अधिकारी, कर्मचारी और ग्राहक बैठते थे वहां तकरीबन 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। दूसरी तस्वीर मंडला जिले की है, जहां बुढ़नेर नदी में उफान है। बाढ़ के पानी में एक महिला यहां पर फंस गई। महिला नदी के बीचों बीच स्थित पत्थरों में चारों तरफ से पानी के तेज बहाव में फंसी हुई थी, जिसे एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाला है।
तो भोपाल से खबर जहां पर 6 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में मानसून के 4 सिस्टम सक्रिय हैं। जबलपुर, शहडोल और भोपाल में भारी बारिश के आसार हैं। जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर संभाग के जिलों में भी भारी बारिश के आसार हैं। पश्चिम बंगाल में बना हुआ है कम दबाव का क्षेत्र। अब तक सामान्य से 9% ज्यादा बारिश हुई है। तो उत्तराखंड की बात करें, वहां पर भी बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। कई जगह लैंडस्लाइड की वजह से आने जाने के रास्ते बंद हो गए। 4 धाम यात्रा में अब तक 64 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। केदारनाथ धाम में ही अकेले सबसे ज्यादा 27 लोगों की मौत हुई। वहीं बद्रीनाथ में 21, यमुनोत्री में 13 और गंगोत्री में 3 यात्रियों की जान चली गई। केदारनाथ में फंसे लोगों को लगातार रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश के शिवपुरी के 61 लोग भी केदारनाथ में फंसे हुए थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर संज्ञान लिया। सिंधिया ने एनडीआरएफ के अधिकारी से फोन पर बातचीत की। 51 लोगों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित निकाला गया। 10 यात्री केदारनाथ में ही सुरक्षित स्थान पर हैं। ये मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। उत्तराखंड सरकार के सतत संपर्क में मध्य प्रदेश शासन और प्रशासन है। 4 धाम की यात्रा पे गए लोग, खास करके शिवपुरी जिले के बदरवास के रहने वाले 61 लोग केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के दरमियान भूस्खलन की घटना के कारण से वहाँ फंस गए थे। उसमें सुरक्षित 61 लोगों में से 51 लोगों को निकाल करके पहुंचा दिया गया। हेलीकॉप्टर से लिफ्ट कराया गया है। 10 लोग जो बचे हैं वो भी सुरक्षित हैं। मैं जिला प्रशासन से, स्टेट गवर्नमेंट से, हमारी गवर्नमेंट लगातार संपर्क में, मेरा स्वयं का संपर्क हुआ है। इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र में माता पिता को बच्चों को टीवी देखने और मोबाइल चलाने से डांटने पर बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। दोनों बच्चों ने माता पिता के खिलाफ 2021 में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद मामला हाईकोर्ट चला गया और फिलहाल हाईकोर्ट ने इस मामले में माता पिता के हक में स्टे दिया है। वहीं पूरे मामले को लेकर एडवोकेट धर्मेंद्र चौधरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने। सुनिए जरा। बच्चों को यदि मोबाइल और टीवी देखने के लिए डांट रहे हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं आपको थाने और कचहरी के चक्कर काटना पड़ जाए। इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंदौर हाईकोर्ट में एक ऐसा मामला आया है जिसमें बच्चों ने माता पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। जब चालान डायरी हाईकोर्ट में पहुंची है, आगे इस पूरे मामले में क्या हुआ है, हमारे साथ में हाईकोर्ट एडवोकेट धर्मेंद्र चौधरी जी, उनसे बात करेंगे। सर, पूरा मामला क्या रहा है और इस मामले में फिलहाल क्या एफआईआर दर्ज हुई थी और आगे पूरा प्रकरण क्या रहा? थाना चंदन नगर में 25 अक्टूबर 2021 को एक प्रकरण दर्ज हुआ था। इसमें 8 साल के बच्चे और उसकी बहन जो कि 21 वर्ष की थी, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके पेरेंट्स, उनके माँ पिताजी उनको मारते पीटते हैं, खाना नहीं देते हैं और बंद कर देते हैं। और बहुत सारे कारणों के साथ उन्होंने जो मुख्य रूप से बतलाया था कि टीवी और मोबाइल देखने के लिए मना करते हैं और इन्हीं बातों को लेकर फिर ये विवाद बढ़ते गए। थाना चंदन नगर में इसकी विवेचना की गई और उसका चालान माननीय जिला न्यायालय में पेश किया गया था, जहां पर ट्रायल चल रही थी। पेरेंट्स श्री अजय चौहान द्वारा मुझसे संपर्क किया गया और उसमें हमने 482 सीआरपीसी के तहत पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में जब सुनवाई पर प्रकरण आया तो उन्होंने हमारे तर्कों से सहमत होते हुए अभी प्रकरण की जो विवेचना चल रही है उस पर स्टे लगा दिया है। सर, क्योंकि आप अभी वकालत के पेशे में हैं, लेकिन कानून को काफ़ी नज़दीक से आपने देखा है, रिटायर्ड आप अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, निजी मत पर क्या कहेंगे सर? इस तरीके के मामले अगर कोर्ट में जाते हैं, छोटे बच्चे इन सब बातों को लेकर अगर पेरेंट्स की शिकायत करने लग जाते हैं, सामाजिक तौर पर कितना बदलाव देखने को मिल सकता है? मेरा मानना है कि ये मेरा निजी मत है कि अगर बच्चों या परिवार में इस तरह के कोई विवाद आते हैं तो उसको परिवार स्तर पे ही सुलझाना चाहिए और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको इसमें पहल करना चाहिए। ये था हमारे साथ में इंदौर हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट धर्मेंद्र चौधरी, जिनका साफ तौर पर निजी तौर पर यह भी कहना है कि इस तरीके के मामले घर के बड़े बुजुर्गों को संभाल लेना चाहिए ताकि आगे और बच्चों को इस तरीके की प्रेरणा ना मिले। कैमरा से संतोष जठवन के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर।
तो इंदौर से ये अगली खबर जहां पर बीजेपी नेता को झटका लगा है। बीजेपी नेता अक्षय कांति बम को झटका लगा। ट्रायल कोर्ट ने धारा 307 हटाने से इनकार कर दिया। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने धारा 307 बढ़ाने के आदेश दिए थे। अक्षय कांति बम और उनके पिता के खिलाफ ये आदेश दिए गए थे। अक्षय बम ने JMFC कोर्ट के आदेश के खिलाफ रिवीजन पिटीशन लगाया था और अपर सत्र न्यायालय ने अक्षय बम की इस पिटीशन को खारिज कर दिया है।